पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1900। अच्छा, ये 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत किया था, ये कांग्रेस का क्या सॉरी संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन है? प्रथम था। चलिए, 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। किसी ऑप्शन में है? नहीं ना है, समझिए, नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो अब देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप 22 जनवरी 1950 की जगह 1947 कीजिए, 1950 की जगह 1947 कीजिए। तो अब देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। अरे पीछे में भी एगो लड़का को नहीं मिला था, उसको दीजिए ना, दे दिए। आइए आगे, अब देखिएगा, हर तिथि का अपना महत्व है। और ये जो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था, यह संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? द्वितीय बैठक थी। संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया है? 26 नवंबर 1900। भारत का संविधान लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति कब प्रदान की? 22 जुलाई 1947। इधर लीजिए, क्वेश्चन लीजिए, इधर एक और है, उधर दीजिए सबको। सबको बुक ले लेना है, ठीक है, बुक ले लेना है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए। प्रस्तावना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। सही है या गलत? सही है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आधारशिला। एकदम सही है। एम मुंशी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नहीं। के एम मुंशी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज है, बल्कि संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसी वजह से ये गलत है। तो कौन कौन सा सही है? एक और दो, एक और दो। अब आप जो प्रस्तावना नामक चैप्टर पढ़े हैं और लिखे हैं कॉपी में तो जगह होगा ही, पहला ही चैप्टर पढ़ा है, नीचे से कहीं भी लिख लीजिए। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। लिखिएगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है। बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया। सही है। बेरुवारीवाद में तो कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, नहीं माना गया था। उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में माना गया था? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। मतलब एक नंबर गलत या सही? गलत है। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। सही है। ये बताइएगा कौन गलत है? एक नंबर गलत है। गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला। किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए, कल 6 विद्वान का विचार लिखाए थे, आया ना? लिखाए थे ना? उसमें देखिए 2 विद्वान का विचार याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी है तो वहां पर स्टार मार दीजिए और लिख दीजिए VBI। एगो के एम मुंशी, दूसरा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों विद्वान का विचार याद रखना जरूरी है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, यही 2 का विचार याद रखना है। बाद बाकी विचार नहीं भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये दोनों आपको अपने आप याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा? तब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, दीर्घकालिक सपनों का विचार, यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। द शब्द आ रहा है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, द शब्द आ रहा है। तो द अल्लादी में भी आ रहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। द इसमें भी आ रहा है। तो द समझे, दीर्घकालिक सपनों का विचार है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जब ये याद रह जाएगा तो दूसरा वाला हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, दूसरा वाला तो खुद ब खुद अपने आप याद रह जाएगा। समझ गए? और यही 2 का याद रखना जरूरी है। बाद बाकी पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव हो, अर्नेस्ट बार्कर हो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो, या फिर
अन्य कोई भी विद्वान हो जिसने प्रस्तावना को लेकर अलग अलग बातें कही है, नहीं भी याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे विचार कीजिए। साथ छूट गया। आगे आइए, विचार कीजिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण कहा जाता है। सही है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। सही है। मूल संविधान प्रस्तावित प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिक्र किया गया था? नहीं ना किया गया था। तो ये गलत या सही? गलत है। तो अब कौन कौन सा सही है? एक और दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए आगे। आगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट नंबर 2 में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। अंग है या नहीं? अंग नहीं है, नहीं है, ऐसे सुधार कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। सुधार कर लिए? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब गौर कीजिएगा। पहला, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और संपन्नता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। सही या गलत? एकदम सही है। 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सही या गलत? सही है। गलत है। गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 1950 से लेकर 1960 तक यह अवधारणा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। 1960 में बेरूवारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और 1973 से लेकर आज काय कट रहा है? वहां भी तो कट रहा होगा। इससे पहले नहीं कटा, कमेंट नहीं आया। चलिए, तो 1973 से लेकर 1973 में यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। और 1973 से लेकर आज तक यह माना जाता रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अब देखिएगा, कब से कब तक यह माना गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो 1960 से लेकर के 1960 से लेकर 1973 तक प्रस्तावना के विषय में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 से पहले भी प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता था और 1973 के बाद भी माना जाता रहा है। लेकिन 1960 से 73 के बीच में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो अब बताइएगा, 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? क्या ऐसी अवधारणा थी? 1960 पहले यह अवधारणा थी, 1960 से पहले यह अवधारणा थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहां पे कह रहा नहीं है, मतलब गलत या सही? गलत है। आगे, केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सही है गलत? सही है। उच्चतम न्यायालय ने LIC ऑफ इंडिया मामले में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है। एकदम सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को 1, 3 और 4 बनाइए। 1, 3 और 4 बनाइए। 1, 3 और 4 बनाइए। अब आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे, डेमोक्रेसी शब्द को कितने शब्दों को मिलाकर बना? छूट कैसे जाता है? चलिए, निम्न में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। डेमोक्रेसी शब्द कितने शब्दों को मिलाकर बना है? कितना? 2। डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी आंसर क्या होगा? 2 होगा। डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या? डेमोस का शाब्दिक अर्थ लो। क्रेसिया शाब्दिक अर्थ? क्रेसिया शासन। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश संविधान से? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ को आज हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रूस। पूर्व सोवियत। चलिए आगे, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज डैश को एतद द्वारा इस संविधान 26 नवंबर 1900 यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। यूपीएससी
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया? देखिए ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। उसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 से 395 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक हर अनुच्छेद में भारत के लिए या तो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है या का प्रयोग हुआ है, अलावा किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। उसके अलावा किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। जब पढ़ा रहे थे प्रस्तावना एकदम फरिया करके बताए थे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्या होगा? सी होगा। आंसर सी। विद्वान है आप लोग। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? उद्देशिका में। कहां पर? उद्देशिका में। देखिए वो हीरो को बात कर रहा है, पीछे में है, उसको लग रहा हम नहीं देखें। हम कैसे नहीं देखें? जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। जिससे बतिया रहे थे ना वो ने पूछेगा। शर्मों ने आता है, देखिए मुंह ने झुकाया। एकदम आज पूरा निर्लज पतित हो गया, पूरा। समझ गए? 1% लाज शर्म नहीं बचा है, 1% ने। पता नहीं क्या करने आते हैं। समझ गए? मोबाइल चलाने के लिए आते हैं, रूम पे काहे नहीं रह जाते हैं? जरूरी थोड़े है कि जो पढ़ेगा उसको नौकरी हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी ऐसा लक्षण है, नौकरी होने वाला लक्षण है ये नहीं है। के संविधान के निर्माताओं का मत है। कहिएगा साउंड ठीक करवाने के लिए, नौटंकी बतिया रहा है, साउंड मूड खराब होगा, छोड़ देंगे हम। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। कहां? उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? क्या होगा बोलिए? देखिए संप्रभुत्व संपन्न शब्द कहिए या सार्वभौम शब्द कहिए, दोनों एक ही बात है। समझ गए? तो सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र, यानी सी होगा। बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? चलिए न्याय कितने प्रकार? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, एक। क्लियर है? आंसर ए होगा। आगे निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द को विचारानुसार क्रम दीजिए। मतलब सबसे पहले कौन शब्द है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? सबसे पहले कौन शब्द इसमें? सार्व, उसके बाद समाज, उसके बाद CAD एवं B, यानी आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद जोड़ा गया है, ग्राम पंचायत नहीं ना, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुत्व संपन्न नहीं ना, एक और, मतलब आंसर भी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवाद और यहां पे देखिए संप्रभुता शब्द का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? समझते होंगे। व्यक्ति की गरिमा एकदम समझते होंगे। निजता नहीं समझते हैं? समझते होंगे। वो तो उसका इंग्लिश होता है, यानी पूछे इस शब्द का मतलब समझते हैं तो इंग्लिश बोल। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। छोटा नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाता है, समझ में आ रहा है? चलिए एकदम बोझे हैं पृथ्वी पर का, बोझ नहीं ना, कुछ कीजिएगा ना कि ऐसे ये जीवन भर बेलना बेलते रह जाइएगा। चलिए देखिए उलट खड़ा हुआ ऐसे देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? प्रस्तावना। कल एगो विद्यार्थी इसको लेकर के क्वेश्चन किया था, जो भी किए थे, हमको तो चेहरा ध्यान नहीं है,
तो देख लीजिए यहाँ पे आप जो फंसे थे, मौलिक अधिकार में तो पहले ये से है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा। मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा 25 से 28 तक है, लेकिन कोई अनुच्छेद ये स्पष्ट नहीं करता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। मौलिक अधिकार ये स्पष्ट नहीं करता है, जो भी लोग हैं जो क्वेश्चन पूछे थे कल, ठीक है, हाँ जो भी पूछे थे हमको नहीं पता है, समझ गए। मौलिक अधिकार ये स्पष्ट नहीं करता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह स्पष्ट करता है संविधान की प्रस्तावना। कौन प्रस्तावना? बताइए आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 19 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता नहीं ना था, बाद में जोड़ा गया है ना 1976 में। चलिए 1976 में जोड़ा गया और लागू 1977 में हुआ। शब्द शब्द में फर्क हो जाता है, समझिए। अगर कहेगा कब जोड़ा गया तो आंसर 76 और कब लागू हुआ तो आंसर 77, तो शब्दों पे गौर करना है, समझ गए। 27 संविधान की उद्देशिका संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना, सही या गलत? सही। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है तब तो 42वां संविधान संशोधन। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, सही है। 1, 2 और 4 आंसर क्या होगा? बी। अनुच्छेद बता रहे हैं, अनुच्छेद 37 समझाएंगे और मौलिक अधिकार समझाएंगे, तब वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए आपको न्याय योग या वाद योग है या नहीं है। संविधान के वैसे प्रावधान जो न्यायालय के आदेश से लागू किए जा सकते हैं वह न्याय योग्य है या वाद योग्य है। संविधान के वैसे प्रावधान जो न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किए जा सकते हैं वह वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ये चीज है, आगे जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे और समझ में आएगा। भारत के संविधान के आमुख्य लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। 28 छूट गया है। आगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द तो 1976 में न जोड़ा गया। आंसर 1, 2 और 3। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना सामाजिक तथा आर्थिक न्याय न है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आंसर क्या होगा? सभी चारों। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द से। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? संविधान की सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? अगर आप पढ़ाए हैं, समझे हैं तो आंसर बताइए क्या होगा? 4 नंबर होगा। चलिए इसका मतलब है पढ़ाना सार्थक है। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन शब्द नहीं है? लोक कल्याण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पेशली अनुच्छेद 38 में है और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हर अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। नीचे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। लोक कल्याण की चर्चा, लोक कल्याण की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। आगे संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक न्याय की ना चर्चा है, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा है नहीं है। एक्साइज दरोगा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्साइज दरोगा 126 पोस्ट। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई? किसको? प्रस्तावना को।
आगे संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। किस पर? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में होगा, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। सही या गलत? 44वां संविधान संशोधन, 42वां मूल संविधान में था? नहीं ना था। आंसर क्या होगा? एक और, यानी बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? बोलिए। सी होगा। बी होगा। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति भी कहते हैं या रूसी क्रांति को भी बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। कहां? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950। देखिए सुनिए, भारत संप्रभुत्व संपन्न 1947 में बन गया, लेकिन भारत गणराज्य तब बना जब भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सिर्फ कहेगा संप्रभुत्व संपन्न, तब 47 हो जाएगा, लेकिन संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कहेगा 1950 हो जाएगा। शब्दों पे गौर कीजिएगा, शब्दों पे, समझ गए? भावनाओं में नहीं बहना है। संप्रभुत्व संपन्न शब्द की निम्न में से क्या है? बताइए क्या होगा? सी होगा। होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहां की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय है? नहीं ना है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। सही है या गलत? एकदम सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। 1976 के संशोधन द्वारा। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। नहीं, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। हाय वर्तमान में आए ना जी, वर्तमान में आए। आंसर ए। बताइए इसका आंसर। के एम मुंशी। किस वाद के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन में? बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय का। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में है और साथ ही साथ जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में। ठीक है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। हाय समझ गए? देखिए, सामाजिक समानता, प्रत्याभूत का मतलब मौजूद होना, प्रत्याभूत का मतलब मौजूद होना। सामाजिक समानता की बात कहां कहां की गई है जानते हैं? मूल तौर पर सामाजिक समानता की बात आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है? मतलब समानता संविधान में प्रत्याभूत है और यहां पर कह रहा है नहीं है, तो गलत हुआ या सही? गलत। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। अगर मान लीजिए देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान रहता, मौजूद रहता, तो क्या
संविधान में उसको शामिल करने की जरूरत होती नहीं होती। तो पहले से विद्यमान नहीं था, नहीं था। यहां पर कह रहा है नहीं ना था, नहीं था, मतलब ये गलत या सही? गलत। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब मौजूद है। आंसर क्या होगा? सी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में, भारत की जनता में। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब बताइए, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ? क्या होगा? डी होगा, डी होगा, डी होगा। ए कैसे होगा? वो कौन ए बोल रहे थे? चार बोल रहे थे ना सब। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से आता है क्योंकि, बोलिए क्या होगा? ए होगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? बताइए, बताइए। हाँ, डी होगा सबके सहमति से ना। चलिए, जब आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग गलत थोड़े बोलिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित? जनता में। किसमें? जनता में। की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की सिर्फ और सिर्फ दो समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर। क्या पूजा की समानता की बात करता है? आंसर डी होगा। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, बताइए, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, सुनिएगा, समझाते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा का पूरा विश्व दो गुट में बट गया, एक अमेरिकी गुट और दूसरा रूसी गुट। विश्व के कुछ देश अमेरिकी गुट में शामिल हुआ, विश्व के कुछ देश रूसी गुट में शामिल हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे देश स्वतंत्र हुए। किससे स्वतंत्र हुए? अंग्रेज से स्वतंत्र हुए, ब्रिटिश से स्वतंत्र हुए। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था ना, सिर्फ भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, अफगानिस्तान भी था, म्यांमार भी था, अब पाकिस्तान तो था, पाकिस्तान तो भारत, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था, अफ्रीका भी था, दक्षिण अफ्रीका। विश्व के कई सारे देश थे जो ब्रिटेन का गुलाम था, उसमें अपना देश एक भारत भी था जो कि ब्रिटेन का गुलाम था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका, रसिया जैसे शक्तिशाली देशों ने दबाव बनाया कि आप जो दूसरे देशों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं उसे आप आजाद कीजिए, उसे आप आजाद कीजिए। अमेरिका, रसिया जैसे देशों के दबाव में आकर ब्रिटेन जिन भी देशों को गुलाम बनाया हुआ था उन सभी देशों को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रदान करना शुरू कर दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ विश्व दो गुट में बंट चुका था, अमेरिकी गुट और रसिया गुट। पहली बात ये। दूसरी बात, 1945 के बाद कई सारे देशों ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा, जैसे भारत, और नया नया स्वतंत्रता का स्वाद चखा। अब मान लीजिए किसी गुट का समर्थन करता, क्या पता वो गुट फिर से भारत को गुलाम बना लेता। ऐसा भी तो हो सकता था ना जी, हो सकता था। भारत ने नया नया स्वतंत्रता का स्वाद चखा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हुए। पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि हम न अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और न रूसी गुट में शामिल होंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम इन गुटों से तटस्थ रहेंगे, मतलब अलग रहेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
नए स्वतंत्र हुए वैसे देश जिसने ना तो अमेरिकी गुट में शामिल हुए और ना ही रशियन गुट में शामिल हुए, बल्कि गुटबाजी से अपने आप को तटस्थ या अलग रखा, उसी को हम लोग गुट निरपेक्षता कहते हैं। और इसको लेकर एक आंदोलन भी चलाया गया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिट्टो, कर्नल नासिर के द्वारा चलाया गया था। तो किसी भी गुट में शामिल ना होना, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष। समझ में आया? चलिए नीचे इस कॉपी में लिखिएगा। तो गुट निरपेक्षता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुट, पूरा विश्व दो गुट, दो ग्रुप या गुट, दो गुट, एक नंबर में अमेरिकी गुट, दो नंबर में रूसी गुट, एक नंबर में अमेरिकी गुट, दो नंबर में रूसी गुट। गुट निरपेक्षता में डैश देके लिखना है, डैश दे देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुट, अमेरिकी गुट और रूसी गुट में बट गया। बट गया। कुछ देश अमेरिकी गुट का समर्थन कर रहा था, कुछ देश अमेरिकी गुट का समर्थन कर रहा था, तो वहीं कुछ देश रूसी गुटों का, तो वहीं कुछ देश रूसी गुट का, तो वहीं कुछ देश रूसी गुटों का। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए स्वतंत्र हुए भारत जैसे देशों ने यह निर्णय किया कि हम किसी गुट में शामिल ना होंगे, हम किसी गुट में शामिल ना होंगे, बल्कि गुटबाजी से अपने आप को तटस्थ रखेंगे, तटस्थ मतलब अलग, बल्कि गुटबाजी से अपने आप को तटस्थ रखेंगे, मतलब अलग रखेंगे, बल्कि गुटबाजी से अपने आप को तटस्थ रखेंगे। यही गुट निरपेक्षता कहलाता है, फुल स्टॉप। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टिट्टो। कर्नल नासिर और मार्शल टिट्टो को माना जाता है, कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टो को माना जाता है, फुल स्टॉप। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, उसी में कंटिन्यू, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। पता नहीं
यूरोप महादेश में है जी, यूरोप महादेश में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। क्या होगा आंसर? सी, संविधान लागू करने की तिथि। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक राजनीतिक न्याय करता है, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नहीं, इसकी चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में। इसकी चर्चा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में। नीचे से लिखिएगा कॉपी में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। बी आर अम्बेडकर कहा है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष। कौन सा लोकतंत्र? खत्म हो गया। चलिए अब सुनिए, जो चैप्टर पढ़ाए क्लियर हुआ? चलिए अब आप अपना क्वेश्चन दीजिए अब दिखाइए। देखिए जब पढ़ाने आए ना तुरंत मत दीजिए क्वेश्चन। देखिए पढ़ाने के लिए हम सबको पढ़ाने के लिए आए, सिर्फ आपको स्पेशली नहीं पढ़ाने के लिए आए हैं। पहले हम सबकी बात करेंगे और तब सिंगल की बात करेंगे। क्या हो, है कि नहीं है? क्या नंबर? 25 42 में संविधान संशोधन है पश्चाताप भारत। पच्चीस नंबर है। संप्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र। चलिए इसका उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। जी सी इसका सही उत्तर होगा सी। अब कैसे होगा? पढ़ाए हैं, दिमाग लगाइएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। अब कौन क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं है। सी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा छोड़िए ना, हो है छोड़िए ना, है सी उत्तर दिया है ना उसमें, है बोलिए ना। तो ए का है होगा, है दीजिए तो ना। अच्छा ठीक, ना सी इसका उत्तर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। ए सी होगा, सॉरी सी होगा, सी होगा। ठीक है, देखिए कोई बुक नहीं है जो गलती नहीं देता, हर बुक गलती देता है। ठीक है, एक्का दुक्का गलती देता है। अब ये मत सोचिएगा कि सब गलती ये है, एक्का दुक्का गलती देता है। सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ महाराज सही हो। बी शासन का ध्येय, मतलब शासन का क्या उद्देश्य है? शासन का उद्देश्य है स्वतंत्रता स्थापित करना, लोगों के बीच समानता स्थापित करना। क्या इसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं है? एकदम है। यानी अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, हे भगवान, समझ गए। चलिए तो इस प्रकार से प्रस्तावना आपका समाप्त हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर, अब संविधान, अब जो है सिलेबस लिखाएंगे, समझ गए, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए अब सुनिए, अब तो छुट्टी का मौसम आ गया क्या? चलिए सुनिए, आपको हर बैच में छुट्टी नहीं दे रहे हैं, नया बैच है, इस बैच में छुट्टी दे रहे हैं। पूरे एक सप्ताह का छुट्टी है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों के लिए पूरे एक सप्ताह का छुट्टी है आपको। संस्थान आज तो पढ़ा ही दिए हैं, कल तो रविवार ही है। 14 मार्च से 21 मार्च तक, 14 मार्च से 21 मार्च तक आपका संस्थान बंद रहेगा। 22 मार्च मंगलवार,
22 मार्च मंगलवार से आपका संस्थान पुनः रीओपन होगा, मतलब खुलेगा। फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पॉलिटी एक चैप्टर पढ़ाए हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर जो आपको बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो एक ही क्लास हुआ है, तो होली के छुट्टी के बाद बायोलॉजी फिर से रीओपन होगा। बात क्लियर? चलिए, तो होली की शुभकामना, जाइए आराम से होली मनाइए। और एक होमवर्क देते हैं सब लोग को, कुछ भी होमवर्क नहीं है, होमवर्क ये है कि इस होली के छुट्टी में अपने आप को समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा कि आपको आपके जीवन में करना क्या है, और उस लक्ष्य के ऊपर ही जी जान लगा के काम कीजिएगा, तभी जाके अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। यही आपका होमवर्क है। तो पुनः 22 मार्च से हम लोग मिलते हैं। तो हाँ, टाइम जो टाइम है वो टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? तो इससे आगे 22 मार्च को मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को।